हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की। इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को हमने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। आपको वो वीडियोस जरूर देखने चाहिए। और फिर हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी एक वीडियो 2022 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कल वाले वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं 2021 के क्वेश्चंस की। इससे पहले कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें, आपको पता होना चाहिए कि हमने यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए यूपीएससी प्रीलिम्स के जो समुद्र मंथन वीडियोस किए हैं, जिनमें हमने ये चर्चा की है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, पहले तो हमने चर्चा की है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी रहती है, जो कि आप सबको एक आइडिया रहा होगा पहले से भी। फिर यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करने के लिए, क्योंकि लगभग 50% से भी कम हमें नंबर की मार्क्स की जरूरत होती है अगर हमें यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है तो उसके लिए हमें कौन से सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा टारगेट करना चाहिए, इसके लिए हमने आपके लिए पहले समुद्र मंथन के वीडियोस बना रखे हैं। और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको तैयार करते हुए हम यूपीएससी प्री को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उन टॉपिक्स की बात की गई है। तो अपनी तैयारी को एक टारगेटिव बनाने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए आपको वो वीडियोस जरूर देखने चाहिए, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और उसके बाद में हमने शुरू किया है ये पीवाईक्यूज का एनालिसिस। तो आपकी तैयारी के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीजें हम कर रहे हैं, एक कर चुके हैं, एक कर रहे हैं, और आगे इसी तरह से आपकी तैयारी के लिए हम काम करते रहेंगे। आइए बात करते हैं 2021 के क्वेश्चंस की। जो पहला क्वेश्चन है ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में है, यानी जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं, तांबा को पिघलाने के लिए, स्मेल्ट करने के जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, हाँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है ताम्र प्रगलन संयंत्र यानी कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में चिंता का कारण क्या है। चिंता के क्या कारण है? तो सीधी सी बात है, एनवायरमेंट की जो चिंता है वह तो होती ही है। वे यानी ताम्र प्रगलन संयंत्र पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में, देखिए स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। अगला कह रहा है ताम्रमल यानी जो अपशिष्ट होता है स्मेल्टिंग के बाद, कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन, लीचिंग का कारण बन सकता है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो जब बात आती है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स की, तो उसमें हो सकता है, हमने पहले बात की है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कब होता है, जब किसी कार्बन को या बायोमास को अपूर्ण तरीके से जलाया जाता है, अपूर्ण दोहन उसका किया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्सर्जन होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि घातक मात्राओं में ताम्र प्रगलन संयंत्रों के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है। तो देखिए, हो सकता है थोड़ी बहुत मात्रा में, बिल्कुल नेग्लेजेबल मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता हो, लेकिन घातक मात्राओं में, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर इसका उत्सर्जन नहीं होता है। ओके, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड के फीचर के बारे में कि ये कब उत्सर्जित होता है, इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है ना। तो अगर पता होगा तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डिलीट कर सकते हैं, मतलब में हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जब हमने पहला गलत किया और हमसे सही पूछ रहा है, तो हमने जब पहला गलत किया तो ए सी और डी तीन ऑप्शन हमने इलिमिनेट कर दिए, और दूसरा यानी दो और तीन हमारे सही आंसर हो गए। दूसरा क्या है? कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं को निर्मुक्त करता है या निक्षालन करता है, तो बिल्कुल सही है। जैसे कैडमियम हो गया, लेड हो गया और आर्सेनिक है, इस तरह की धातुओं का निर्मुक्त होता है इसके अंतर्गत, बिल्कुल ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होता है, यह भी बात ठीक है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन
भट्टी तेल यानी फर्नेंस ऑयल, जिसे हम हेवी ऑयल भी कहते हैं, ठीक है ना, हेवी ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या होता है, जब आप क्रूड ऑयल मंगवाते हैं ना, क्रूड ऑयल, तो इसका बहुत सारा उपयोग होता है और इसमें से फिर हम अलग अलग टेम्परेचर पर इसको गर्म करके, इसको रिफाइंड करके अलग अलग उत्पाद इसके बना लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम को अलग कर लिया, डीजल को अलग कर लिया, इस तरह से। और जब लास्ट में जो बच जाता है ना, सब कुछ अलग करने के बाद में क्रूड ऑयल में से, वह बच जाता है हमारा फर्नेंस ऑयल या भट्टी तेल, जिसे आप कहते हैं भट्टी तेल। ठीक है, और यह भी एक बहुत ही यूजफुल होता है। ऐसा नहीं है कि ये कचरा हो गया, क्योंकि सबसे लास्ट में कचरा बच जाता है, तो ये कचरा नहीं है, बहुत यूजफुल यह भी होता है उद्योगों के लिए। तो यह तेल परिष्करणियों यानी रिफाइनरीज का एक उत्पाद है, या कह सकते हैं उप उत्पाद है। बिल्कुल सही है, जब आप तेल को रिफाइंड करते हैं तो जो सबसे लास्ट में जो चीजें बच जाती है वह यहाँ पर भट्टी तेल होता है, तो सही बात है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा या पावर उत्पादन के लिए करते हैं, तो ऐसा भी ठीक है, बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा कि ये वेस्ट नहीं है, इसको भी काम में लिया जाता है। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक यानी सल्फर सल्फर का उत्सर्जन होता है। तो सल्फर का उत्सर्जन भी होता है, स्मेल सी जो आती है। तो पेट्रोल का, जब भी आप पेट्रोल या डीजल किसी भी ऑयल का जब आप दहन करते हैं, उपयोग करते हैं, तो सल्फर तो वहां पर उत्सर्जित होता ही है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमसे सही पूछा है। तो ऑप्शन ए डी हमारा सही आंसर होगा। एक, दो और तीन, तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लू कार्बन के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे लगता है ये इजी सा क्वेश्चन है। और जब ब्लू की बात आती है तो आप समझ जाते हैं कि महासागरों के बारे में बात की गई है, ओशन के बारे में बात की गई है। तो ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 4, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? पहले इंश्योर करिए क्या आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं। अगर नहीं आपको एक बार में समझ आता है तो ऑप्शंस पर मत जाइए, ठीक है। पहले आप इसको अच्छे से समझिए कि पूछना क्या चाह रहा है। कौन से ऐसे जीव हैं प्रकृति के अंदर जो मृदा विहीन सतहों पर, कुछ जीवों को जरूरत होती है मृदा की, मृदा के तहत वह पलते हैं, यानी जीवों का मतलब पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। तो किस जीव या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो ऐसे कौन से जीव हैं या कौन से जीव हो सकते हैं जो मृदा विहीन सतह पर भी, बिल्कुल चट्टानी सतह पर भी जीवित पाए जा सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, अगर लाइकेन और मॉस की अगर हम बात करें, अगर इनको थोड़ी सी नमी मिल जाती है ना, मॉइस्चर, तो यह चट्टानों पर भी अपना अस्तित्व पैदा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लाइकेन और मॉस। जबकि मशरूम को पता है आपको, मशरूम एक कवक है और इस उसके लिए कुछ सतह तो आपको जरूरी होती है, बिल्कुल मृदा की भी आपको जरूरत होती है, और फर्न के साथ भी ऐसा ही है। तो लाइकेन और मॉस यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाता है। 4, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि यानी मच्छर को दूर भगाने के लिए तैयार करने में किया जाता है? ऐसा कुछ कोई चीज बनाए जो मच्छर को दूर भगा दे, ऐसा तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास या नट घास? तो आपको पता है लेमन घास जैसे परफ्यूम वगैरह में भी इसका यूज होता है, और मच्छरों की प्रतिकृषि, मच्छरों को दूर भगाने के लिए भी इसका यूज होता है। इसमें एक्चुअली सिट्रोनेला होता है, सिट्रोनेला, और इसी की प्रॉपर्टीज के कारण क्या होते हैं, मच्छर वगैरह इससे दूर भागते हैं, सिट्रोनेला के कारण। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। लेमन घास हमारा आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कॉपीपॉड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम और फोरेमिनिफेरा। उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? इकोलॉजी वाला पार्ट है। तो प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? आपने देखा होगा, सबसे पहले जो भी है यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे चलती रहती है सीरीज। तो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं ना, याद रखिए ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी अपने खाने का, अपने भोजन का निर्माण या व्यवस्था या स्वयं ही करते हैं, स्वयं भोजन तैयार कर लेते हैं अपना, स्वपोषी होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है, क्योंकि ये महासागर की आहार श्रृंखला की बात है, तो महासागरों में स्वपोषी कौन कौन होते हैं या महासागरों में प्राथमिक उत्पादक कौन कौन होते हैं जब आप महासागर के उसकी बात करते हैं। तो डाइटम तो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, एक तरह से स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और प्राथमिक उत्पादक के तौर पर इनका भी स्थान आता है। जब आपको 2 और 3 पता है तो हमें ऑप्शंस देखने से भी ये पता लग रहा है कि इन 4 में से सिर्फ कोई 2 ही ऐसे हैं जो यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक के तौर पर हैं, जो हमारा आंसर होंगे। तो हमें 2 और 3 नजर आ रहा है, और 2 और 3 ऑप्शन बी में हमारे पास है। अगर आपने इकोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा ठीक से पढ़ा है ना, तो मुझे लगता है इन दोनों के बारे में तो आपको पता होता है। और यूपीएससी के क्वेश्चन का ट्रेंड अगर आप देखते हैं तो आप यही पाते हैं कि ऑप्शंस में से एक चीज तो बेसिक आपको मिल जाती है, जिससे आप क्वेश्चन को करने की हालत में होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, छठे क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। साइनोबैक्टीरिया और डाइटम यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक होते हैं आहार श्रृंखला में। किसकी आहार श्रृंखला? जब हम महासागर की आहार श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। प्राणियों के बारे में बात हो रही, जाहत या हेजहॉग से शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। शेल मूषक या मार्मोट या वज्रशल या पेंगोलिन। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है या करते हैं? यूपीएससी में जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, विज्ञान, इस तरह के जो जो सब्जेक्ट हैं और जो क्वेश्चन इस यहाँ से पूछे जाते हैं, उनकी लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा टफ मिलती है। ठीक है, तो लैंग्वेज को समझने पर भी आपको काम करना है। और जब आप पीवाईक्यूज का एनालाइज करते हैं, पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से या हमारे साथ, या सेल्फ डिस्कस करते हैं अपने साथ, आत्मचिंतन करते हैं, तो आपको इसकी लैंग्वेज के बारे में भी पता चलता है कि इस तरह की टफ लैंग्वेज हमसे पूछी जाती है, तो आप उसके बारे में परिचित होते हैं। यह एक बड़ा मोटिव भी होता है पीवाईक्यू डिस्कशन का। इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस, टॉपिक एनालिसिस तो हमें मिलता ही है कि कहाँ से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट सा है, और हो सकता है आप यहाँ से पढ़ना शुरू करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे तो पीछे का भूल जाएंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर 2 बार 3 बार आप पढ़ें, और अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर ये वाली बात आपके समझ में आ जाती है ना, तो आप, मुझे लगता है आप क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, और शायद आंसर भी आप सही निकालने की स्थिति में ज्यादा होते हैं। तो क्या कह रहा है, ऐसे जानवरों के बारे में, ऐसे जीवों के बारे में बताइए कि जब कोई उन पर हमला करता है तो अपने आप को अपनी त्वचा के अंदर, जो उनकी सख्त त्वचा है उसके अंदर समेट लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जीव, आपको 3 दिया हुआ है, हेजहॉग है, मार्मोट है, पेंगोलिन है, परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंगों को, जो उसके वल्नरेबल पार्ट्स हैं, उनकी रक्षा करता है, यानी अपने आप को लपेट लेता है। ठीक है, तो कौन से? पेंगोलिन के बारे में तो आपको पता है कि पेंगोलिन तो ऐसा ही एक जानवर है
हो सकता है हेज होग और मार्मोट के बारे में आपको पता नहीं हो। तो जब आप 3 नंबर पे जाते हैं तो आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब या तो ओनली 3 बचता है या 1 एंड 3 बचता है। यहाँ पर हो सकता है आप 50-50 में ये भी कर सके और ये भी कर सके, तो यहाँ पर आपका 50-50 चांस बनता है। लेकिन अगर आपको पता हो हेज होग के बारे में, जो मैंने यहाँ पर पिक भी दी है, एक कांटेदार खाल वाला एक चूहा है, एक जंगली चूहा है जो अपनी रक्षा करता है कांटों से। तो कांटेदार जंगली चूहा है, यह भी इसी तरह का है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बनता है डी, 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर है। मार्मोट में ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के बारे में बात की है। क्या है? वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र या न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही के बारे में बात कर रहा है। आपको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। करंट अफेयर्स में जरूर चर्चा में रहा होगा 2021 के दौरान, इसलिए यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा गया। तो जब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट की, तो 2014 में जो क्लाइमेट चेंज का जो जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था UNFCCC का पेरिस में, पेरिस शिखर सम्मेलन, उसके अंतर्गत इसका पहली बार समर्थन किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। और जब आप एक स्टेटमेंट को गलत या सही कर देते हैं ना, तो डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए। क्या पहला अगर सही है तो हमारे कौन से 2 ऑप्शन देखिए हट गए। जब आप पहला स्टेटमेंट पढ़कर इस स्थिति में आ जाते हैं कि वो सही है या गलत है, अगर कंफर्म हो जाते हैं तो आप फिर ऑप्शंस पर जाइए और एलिमिनेट करिए। और जब आपको यहाँ पर श्योर नहीं होता तो अगले में जाइए। ठीक है, यहाँ पर हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट जो था, जो विश्व में लगातार वनों का ह्रास हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, लगातार उनकी कमी हो रही है, उसके बारे में एक समय रेखा कि हमें इसके ह्रास को रोकना है। तो बिल्कुल इसमें डिसाइड किया गया था कि 2020 तक जितनी वनों की कटाई हो रही है उसका 50% हमें कम करना है, और 2030 तक वनों की कटाई का 100%, यानी जितने वन हम काटते हैं, क्योंकि हमारे जरूरत भी तो होती है, वन काटना भी पड़ता है, तो जितने वन हम काटते हैं उतने हम वापस लगा भी दें, उतनी ही हरियाली वापस रहे भी, इसको सुनिश्चित करना। तो 2030 तक 100% वन कटाई को कम करना और 2020 तक 50%, यह एक सीमा रेखा इन्होंने बनाई थी। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हम सही मानते हैं। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है। जब भी यह स्टेटमेंट आपके सामने आए किसी भी कन्वेंशन, किसी भी समझौते, किसी भी सम्मेलन को लेकर, आप यहाँ पर रुककर 2 बार सोचेंगे, क्योंकि कुछ बाध्यकारी हैं, कुछ बाध्यकारी नहीं है। उनको अगर इंडिया उनका सदस्य है तो उनको इम्प्लीमेंट करिए अपने दिमाग में कि क्या इंडिया में इससे रिलेटेड कोई कानून लाया गया जो वहां पर बात की गई थी, है ना। तो क्या इस तरह की चीज है, तो यहाँ पर रुकना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर गलती के सबसे ज्यादा चांसेस भी होते हैं और क्वेश्चन भी बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो यह वैध रूप से बाध्यकारी नहीं है, यह एक वॉलेंटरीली सम्मेलन था या समझौता था या घोषणा थी, जो भी था, है ना। तो जब हम 3 को गलत करते हैं तो 3 भी हमारा यहाँ से हट जाता है। और अब हमें आंसर मिला 1, 2 और 4 हमारा सही आंसर है। 4 को देख लेते हैं। यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है, तो हमने देखा 4 सही है। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, तो भारत इसके प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक नहीं था। यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है। इस तरह से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, समझने वाला स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तो शायद क्वेश्चन को भी सही कर पाएंगे। तंत्रिका अपह्रास, यानी हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के, हमारा ब्रेन सिस्टम चलता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं सारा, उसमें जो डीजनरेशन होना शुरू होता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण,
कुछ कण होते हैं मैग्नेटाइट कण। मैग्नेटाइट कण, ये कण क्या करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स को प्रभावित करते हैं, उन्हें डीजनरेट कर देते हैं। और आपको पता है हमारे न्यूरॉन्स दोबारा भी नहीं बनते। जैसे कुछ अंग तो हमारे दोबारा बन सकते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारी सेल्स होती है, एक बार खत्म हो गई तो दोबारा बन जाएगी। लेकिन न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स हमारे एक ही बार बनते हैं। तो जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो मैग्नेटाइट कण होते हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स का ह्रास करते हैं। न्यूरो डीजनरेटिव इसे कह सकते हैं, हमारे न्यूरॉन्स को डीजनरेट करने लगते हैं पर्यावरण प्रदूषक। इसके रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं, तो जो ये मैग्नेटाइट कण है, इनका उत्पादन किससे होता है, ठीक है, इस तरह का। तो ये बिल्कुल नैनो कण है, बहुत ही ज्यादा छोटे, बहुत ही ज्यादा बारीक, है ना, मैग्नेटाइट कण जो होते हैं, और लगभग बहुत सारे, लगभग सभी स्रोतों से ये निकलते भी हैं। तो अगर आंसर के आने से पहले मैं इसका आंसर शायद बताता तो मैं कहता कि इन सभी से मैग्नेटाइट कणों का उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूपीएससी की आंसर की तो माइक्रोवेव स्टोव और टेलीफोन लाइन से इन्होंने माना है कि नहीं होता। इन्होंने कहा है कि मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन और बिजली संयंत्रों से मैग्नेटाइट कणों का उत्सर्जन होता है या यह उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसका आंसर हम लगाएंगे 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन बी को हम सही करेंगे यूपीएससी के अकॉर्डिंग। बाकी इतने छोटे कण होते हैं और कई जगह बताया गया है कि लगभग हर स्रोत से इनका उत्सर्जन होता है। तो हो सकता है यह माना गया हो कि माइक्रोवेव स्टोव जो है वो माइक्रोवेव के अंतर्गत काम करता है, माइक्रोवेव जो रेडिएशन होती है उसके अंतर्गत, तो उससे मैग्नेटाइट कण ना निकलते हो, या फोन लाइन से भी इस तरह का कोई उत्सर्जन, डायरेक्ट कोई प्रदूषण का उत्सर्जन नहीं होता है ना, रेडिएशन वगैरह तो जरूर होती है, तो इसको माना गया हो। तो 1, 2 और 4 हमारा यहाँ पर हम इसको सही आंसर लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फिर से स्टेटमेंट समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए हर सब्जेक्ट की एक विशेषता होती है ना। जैसे पॉलिटी में अगर आप बात करें तो कानून की थोड़ी टफ लैंग्वेज, वहां पर उस तरह की लैंग्वेज हमें दिक्कत दे सकती है। इकोनॉमी में टेक्निकलिटी जो है उसकी, वहां हमें फंसाने की कोशिश की जा सकती है। और जियोग्राफी और एनवायरनमेंट में भी इनकी जो लैंग्वेज है, जो टफ लैंग्वेज है, तो आपको कुछ चीजें इंग्लिश में भी पता होनी जरूरी है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है। यानी ऐसा कौन सा जीव है जो जब भोजन ग्रहण करता है तो उसको पहले फिल्टर करता है, उसके बाद में ग्रहण करता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है शल्कमीन या कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर यानी सीप जो होती है, और हवासिलिया पेलिकन। तो अगर आप देखेंगे तो सीप सीप जो पानी को फीड करती है, तो उस पानी को पहले फिल्टर करती है, और उस पानी में से जो उसके काम की चीज, जो ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, उसको लेती है, बाकी को वापस बाहर कर देती है। तो सीप हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों, इकोलॉजी वाला पार्ट आप कह सकते हैं, भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। यानी कौन सा ऐसा जैव भू रासायनिक चक्र है जिसमें चट्टानों की प्रमुख भूमिका होती है ना। तो अगर आप देखेंगे जैव भू रासायनिक चक्र आपने पढ़ा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन ये है। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और सल्फर चक्र अगर आप बात करें तो ये सारे किस तरह के चक्र हैं, ये सारे गैसीय चक्र हैं। तो चट्टान की जो भूमिका होती है वो सिर्फ किस में होती है, फास्फोरस चक्र में होती है। इजी सा क्वेश्चन था, आसान था। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरधारी या डेट्राइटिवोर हैं, कौन से जीव अपरधारी हैं। अपरधारी क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत पोषियों पर करते हैं, यानी वो मृत पोषी होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के द्वारा वह भोजन करते हैं। तो ऐसे कौन से जीव हैं, 5 आपको दिए गए हैं, केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादिया, मिलीपीड, समुद्री घोड़ा या काष्ठ युका यानी वुड लाइस। बताइए, क्या जेलीफिश,
मृतपोशी होती है या सी हॉर्स की अगर आप बात करें तो इनमें से मुझे लगता है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और जब आप जेलीफिश को एलिमिनेट करते हैं तो दो आप हटाना चाहें तो 3 जगह से 2 हट जाता है। और अगर आपने 4 को भी एलिमिनेट किया तो देखो 4 यहां से भी हट जाता है, 4 यहां से भी हट जाता है, 4 यहां से भी। इन दोनों में से अगर आप एक को भी पहचान पा रहे हैं कि ये तो नहीं है तो आप आराम से आंसर तक पहुंच रहे हैं। पहले दूसरे को भी, अगर जेलीफिश के बारे में भी आपको पता है तो भी आप 3 ऑप्शन से इसको हटा देते हैं। अगर आपको सी हॉर्स के बारे में पता है तो भी 3 ऑप्शन से आप इसको हटा देते हैं। आपको मिल जाता है ऑप्शन 1, 3 और 5। ठीक है। केचुआ बिल्कुल मृतपोशी होता है। सहस्त्रपादी या मिलीपीड और कास्ट युका या वुड लाइस के बारे में भी यह बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी हो गया आंसर जो है। यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जो बनाया गया है कॉमन कार्बन मैट्रिक, इसका काम ये है कि विश्व में जो बिल्डिंग निर्माण, जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन वर्क के अंतर्गत कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कितना कार्बन फुटप्रिंट उनका है, उनके बारे में जानकारी देना, उनका आकलन करना, इसका काम है किसका? कॉमन कार्बन मैट्रिक का। तो संपूर्ण विश्व में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं इसके कार्बन पद चिन्हों का आकलन करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूएनईपी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध, फिर से इकोलॉजी देखिए 2021 में इकोलॉजी से कितने सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन 2022 में वहां से क्वेश्चन की संख्या कम हुई है। तो शायद हो सकता है, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद आने वाले सालों में भी करंट अफेयर ज्यादा डोमिनेट करेगा और इकोलॉजी के नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कम हो जाए। लेकिन इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली उसके बेसिक पार्ट से, उसके परंपरागत पार्ट से ही आते हैं। तो आपको अपनी तैयारी में इकोलॉजी का बेसिक पार्ट हमेशा तैयार रखना है। एक बार पढ़िए, एक बार नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए, इनफ है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स पर अपना काम करते रहिए। तो जब बात करते हैं सहजीवी संबंध का, नाइडेरिया, कवक, फंजाई यानी और आदि जंतु या प्रोटोजोआ, तो इनके द्वारा कहाँ से बनाया जाता है? अगर हम बात करें सहजीवी संबंधों की तो बताइए। सहजीवी संबंधों को अगर हम देखें, निडेरिया जो है वह, आप शायद नाइडेरिया को या निडेरिया को ऐसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, इस समूह के अंतर्गत जो आता है वह आता है कोरल्स, जो कोरल रीफ है। और आपको पता है कोरल्स तो किससे समावेशी सहजीवी संबंधों पर ही काम चलता है कोरल्स का, तो जो सिम्बायोटिक रिलेशन है। इसके अलावा जो कवक है, फंजाई है, वह भी लाइकेन से इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। और प्रोटोजोआ भी सिम्बायोटिक रिलेशन पर ही काम करता है। जो टर्मिट्स होते हैं, टर्मिट्स है ना, टर्माइट्स या टर्मिट्स होते हैं, उनके साथ इनका सहजीवी संबंध होता है। तो जब आप क्या करते हैं, सहजीवी संबंध या परजीवी संबंध इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ इनके हर तरह के एग्जाम्पल्स आपके नोट्स में होने चाहिए। एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो यह तीनों ही सहजीवी संबंध बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आंसर होगा वह 1, 2 और 3 सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाना, सवाना आपको पता है घास भूमियां होती है सवाना वनस्पति। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं। छोटे वृक्ष होते हैं बिखरे हुए, यह एक साथ नहीं होते, बहुत सारे घास के वृक्ष होते हैं, घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि वृक्ष ही वृक्ष सब जगह, घास के मैदान है, बिखरे हुए वृक्ष हैं, कोई वृक्ष नहीं होते।
ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी सवाना में जो वनों का विकास होता है कि दूर दूर बिखरे हुए वृक्ष हैं और बीच में घास भूमि है, घास है, तो ऐसी वनों का जो विकास है वो किन परिस्थितियों में होता है, कैसे होता है? बिलकारी या प्राणी और दीमक, इनका कोई रोल नजर नहीं आता इस तरह की चीजों में, क्योंकि बिलकारी प्राणी और दीमक जैसी चीजें या तो जो वर्षावन जैसे ना वहां पर बिलों वगैरह की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो इसको आप हटा सकते हैं। यह समझिए कि आप एक बार इसको एलिमिनेट नहीं भी कर पाते तो अग्नि, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अग्नि जो लगती है आग, वो घास क्षेत्रों में लगती है, क्योंकि घास बिल्कुल जल्दी सूख जाती है और वहां पर आग पकड़ने की जो बात है वह ज्यादा तेजी से हो सकती है। अग्नि यहाँ पर आएगा। घास क्षेत्रों में चराई करने वाले पशु पक्षी ज्यादा होंगे, पशु होंगे, पक्षी तो नहीं होंगे। चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, तो बिल्कुल वहां पर इनकी भी मात्रा रहती है। 2 और 3 हमारा सही हम समझ पा रहे हैं। तो जहां पर हमें 2 और 3 दिखता है वो एक ही ऑप्शन हमारा सही है, यानी ऑप्शन सी। और चौथा मौसमी वर्षा, तभी तो वहां पर मौसम के अनुसार वर्षा होती है। ऐसा नहीं है कि वर्षा होती ही रहती है, मौसमी वर्षा के कारण ही तो जो वनस्पति है वह कम मात्रा में उग पाती है। आप जरा वर्षावन में देखिए, हर हर रोज ही वर्षा होती है, तो फिर उनकी सघनता कितनी ज्यादा होती है ना। लेकिन घास भूमियों में सघनता ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वर्षा जो है वो मौसम के अनुसार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा अपने आप एलिमिनेट हो गया। मृदा के गुण, तो देखिए मृदा के गुण पर जो डोमिनेट करते हैं ना वो ये सारी चीजें करती है, जलवायु परिस्थितियां ज्यादा डोमिनेट करती है मृदा के गुण के ऊपर। जैसे अगर आप बात करें, महाराष्ट्र में काली मृदा है, बड़ी उपजाऊ है, लेकिन उसको पानी की जरूरत है, पानी नहीं मिल पाता तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। ठीक है, तो मृदा के गुण से ज्यादा आवश्यक ये सारी चीजें डोमिनेट करती है। इसका जो ऑप्शन सी होगा वह हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाना वनस्पति, वर्षा वनों के बारे में, और जो दूसरे जलवायु प्रदेश हैं, टेगा है, टुंड्रा है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके नोट्स के अंतर्गत ये शामिल होने चाहिए, इनकी विशेषताएं आपके नोट्स में होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो हाँ, यह जरूरी है कि आपके सिलेबस में अगर ये चीज है तो यूपीएससी के सिलेबस में ये चीजें हैं और आपको यहाँ से कवर करनी आवश्यक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन मुझे लगता है यह है। और क्वेश्चन क्या है? नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो आपको बता दें कि नदियों और झीलों में जो जल की मात्रा है उससे ज्यादा जल की मात्रा भूजल है। जो जमीन के अंदर जो जल हमारा है वहां पर ज्यादा जल की मात्रा उपस्थित है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, जो सॉरी रिपोर्ट तो क्या, अभी जो वाटर विजन कन्वेंशन हुआ था, वाटर विजन एक्ट 2047, हमारे भारत के ही जो चीफ मिनिस्टर्स या मंत्री हैं विभिन्न राज्यों के, विजन एक्ट 2047, यानी अगले 25 सालों में भारत में जो वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण को लेकर किस तरह की नीतियां बनाई जानी चाहिए, क्या स्थिति भारत में जल को लेकर अभी है, तो उसके संबंध में यह एक हुआ था। हमारे मंत्रियों का, राज्य स्तरीय मंत्रियों की एक बैठक, एक सम्मेलन हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। वहां पर जल संरक्षण को लेकर मुद्दा उठा है। तो हो सकता है जल संरक्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में देखने को मिल सकता है। तो वहां पर यह बताया गया था कि हमारा जो भूजल है वह बहुत तेजी से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो यह एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस प्रश्न को अगर हम देखें, नदियों और झीलों में जो जल की मात्रा है वो भूजल की मात्रा से कम है, भूजल की मात्रा अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट हम गलत कर देते हैं। तो 2 ऑप्शन हट गए। ध्रुवीय हिमाच्छद और हिम नदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, यह बात ठीक है। जो जमा हुआ जल है ना, जो हिमनदों में, ग्लेशियर्स में जमा हुआ है हिमालय पर, वहां पर जो जल की मात्रा है वह भूजल से भी ज्यादा है।
लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह आ रही है कि अब जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वह जल बहुत तेजी से पिघलेगा, और तेजी से पिघलेगा तो हम उस जल का यूज बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, और वो ज्यादातर जल समुद्र में जाकर मिल जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर बढ़ रहा है इस वजह से। ठीक है, तो यह सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा या सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, और आपको देखना है कि क्या यह बात सही है। देखिए, अगर आप पहले को ही सही या गलत की स्थिति में पहुंच सकते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मोरिंगा जो है वह एक सदापर्णी वृक्ष तो है, लेकिन क्या यह एक फलीदार वृक्ष है? तो यह फलीदार वृक्ष नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इलिमिनेट कर देते हैं, और अगर आप देखते हैं पहला अगर आपने इलिमिनेट किया तो 3 ऑप्शन आपके हट गए और आपका उत्तर मिल गया 3, 4 और 5। क्या है? इमली का पेड़ दक्षिण अफ्रीका का, सॉरी, दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तो दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष नहीं है, यह अफ्रीका का वृक्ष है, स्थानिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अफ्रीका का है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, सही बात है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है, सही बात है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है, यह तो इम्पोर्टेंट है ही, और बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। जैव ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? अपक्षय तो आपको पता होगा। अपक्षय किसी सतह का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना। किस कारण टूटना? किसी भी कारण से, जल के कारण, धूप के कारण, वर्षा के कारण, है ना, नमी के कारण, जो भी रासायनिक परिवर्तन से होता है। जैसे बहुत तेज धूप पड़ी या वर्षा हुई, कभी धूप पड़ती है, कभी छांव पड़ती है, वर्षा होती है, तो कई एक टाइम पीरियड के अंतर्गत जब इस तरह का टूट फूट होती है किसी सतह में उसी स्थान पर, तो उसको हम अपक्षय कहते हैं। और जब इसका किसी वजह से स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण, उसको हम क्या कहते हैं? अपर्दन। ये जो स्थानांतरण हो रहा है इसको हम कहते हैं अपर्दन। और जब यह कहीं जाके जम जाता है, तो इसको हम कह देते हैं निक्षालन। बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि इसकी टेक्निकलिटी में हम और जा सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में समझने के लिए यह इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि कोई सतह टूटी फूटी या हुआ अपक्षय अपने ही स्थान पर पड़ी हुई है, अब वह किसी हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से या हिम के माध्यम से टूटकर क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, इसको हम अपर्दन कह देंगे। और लास्ट में वह जाकर कहीं पर जम गई एक जगह, उसको हम निक्षालन कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या कह रहा है? काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण के कारण हुई है? तो आपको पता है जो हमारे दक्कन ट्रेप में, दक्षिणी भारत में या प्रायद्वीपीय पठार में जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था उत्तर की तरफ बढ़ने के क्रम में, गोंडवाना लैंड का भाग जब हुआ, तो जब हम अफ्रीका से अलग होकर ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, यानी हमारा जो भूभाग था वह ऊपर की ओर बढ़ रहा था, तो रास्ते में जो रीयूनियन द्वीप आता है, जो कि एक ज्वालामुखी विस्फोट वहां पर था, उससे जब थोड़ा सा करीबी हुई तो वहां पर हमारे यहाँ पर भी विस्फोट हुआ, और वहां पर क्या हुआ? जलवायु का
उद्गार हुआ, और जब वहां पर जलवायु उद्गार के बाद में जब वहां पर जलवायु चट्टानों का निर्माण हुआ, और कालांतर में समय के साथ में जब उस जलवायु चट्टानों का अपक्षय हुआ, तो वहां पर काली कपासी मृदा का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। स्थायी कृषि यानी परमानेंट कल्चर या पर्माकल्चर, इसको हम कहते हैं परमानेंट कल्चर, सॉरी परमानेंट एग्रीकल्चर, पर्माकल्चर, पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है, यह बात आपको बतानी है। स्थायी कृषि या पर्माकल्चर एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि की पद्धति की प्रधानता है। यह बात बिल्कुल ठीक है। जहां पर मोनोकल्चर होता है यानी एक ही तरह की फसल उगाई जाती है, वह पारंपरिक खेती की तरह आप समझ सकते हैं। और स्थायी कृषि क्या है, फसल चक्र के अनुसार चलता है। आज अब की बार ये वाली फसल उगाई है, अब की बार दूसरी उगाएंगे, अगली बार और दूसरी। उससे क्या होगा, जो हमारी मिट्टी का चक्र है वह चलता रहेगा, उसकी उत्पादकता भी बढ़ती रहेगी। तो स्थायी कृषि के अंतर्गत एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, सही बात है। किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। देख लीजिए आप, हरियाणा और पंजाब में एक धान्य कृषि की प्रधानता है, क्योंकि वहां पर स्थायी कृषि नहीं है, वहां पर मोनोकल्चर जैसी स्थितियां उपलब्ध है। पहला सही है। पहला कहां कहां पर है, इसमें भी है, इसमें भी है, सी में नहीं है, तो देखिए पहले, और डी में भी नहीं है, तो दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर हट गए। जब आप किसी स्टेटमेंट के सही या गलत की स्थिति में आ जाते हैं तो आपको उसके ऑप्शंस पर जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक रासायनिक कृषि, रासायनिक कृषि आप समझ रहे हैं ना, इसमें केमिकल्स वगैरह का यूज होता है, फर्टिलाइजर के तौर पर केमिकल्स वगैरह को यूज करते हैं। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। अगर आप देखते हैं कि जो रासायनिक कृषि है, पारंपरिक रासायनिक कृषि, उसमें हमें पानी की भी ज्यादा जरूरत होती है, या तो सिंचाई करो या ऐसे जगह पर करो जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, तो पानी की ज्यादा अधिकता के कारण वहां पर लवणता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। पंजाब हरियाणा को फिर से आप देख लीजिए, है ना। तो यह भी बात बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा देखना है हमें, दूसरा यहाँ पर नहीं है, दूसरा बी में है, तो बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक, दो और चार, यानी तीसरा हमें गलत करना है, चौथा हमारा सही है। फिर भी देख लेते हैं। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यानी जहां पर कम वर्षा होती है, राजस्थान जैसी जगहों को देख लीजिए आप, जहां पर कम वर्षा होती है, क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। यह स्टेटमेंट उल्टा है। अगर आप अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहां पर पानी की कमी है, वहां पर रासायनिक कृषि करेंगे, तो रसायनों को तो पानी की अधिकता की आवश्यकता है ना। तो अगर पानी की अधिकता वहां पर नहीं है तो आप रासायनिक कृषि कर ही नहीं सकते। ठीक है, स्थायी कृषि की थोड़ी संभावनाएं बन सकती है, लेकिन क्योंकि स्थायी कृषि से क्या होता है, मृदा की उत्पादकता बढ़ती है, या वो एक चक्र चलता रहता है, मृदा के जो पोषक तत्व हैं वह बनते रहते हैं, यूज होते रहते हैं, तो वहां पर काम किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक कृषि में बिना पानी के तो आप काम नहीं कर सकते, इसलिए तीसरे को हम गलत कर देंगे। मल्च बनाने या मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है, क्योंकि पारंपरिक रासायनिक कृषि तो पूरी तरह से केमिकल बेस्ड हो गई ना, केमिकल पर डिपेंड हो गया कि केमिकल डाल दिया हो जाएगा काम। यहाँ पर स्थायी कृषि में मल्चिंग जैसी व्यवस्था की जाती है, आवश्यक है ना। तो चौथा बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने आंसर तो पहले ही पा लिया था, और एक, दो और चार हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ताड़ तेल यानी पाम ऑयल, ऑयल पाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताड़ तेल के काफी चर्चा में है, और हमारे प्रधानमंत्री ने इसके लिए मिशन भी लॉन्च किया था, और हम बहुत ज्यादा आयात भी करते हैं, तो आयात की निर्भरता कम करने को लेकर भी, तो हो सकता है आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बने। तो इस तरह के टॉपिक आप ऑलरेडी तैयार रखेंगे।
ताड़ तेल का जो वृक्ष है दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो देखिए अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे ही आप पहला हटाएंगे तो आप आंसर लगा देंगे, सॉरी, जैसे आप पहले को सही करेंगे तो आप दूसरे को हटा देंगे और दूसरा हटते ही आपका आंसर ही हट गया। अब आप जो भी लगाएंगे तीनों में से आप गलत पर ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया, यानी आपको पता है कि भारत सबसे ज्यादा आयात करता है मलेशिया और इंडोनेशिया से ऑयल पाम का, तो और वह सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों की सूची में भी है। तो आपको लग सकता है, हो सकता है पाम ऑयल प्राकृतिक रूप से भी यही पाया जाता था क्या? तो आपको पता होना चाहिए पाम ऑयल प्राकृतिक रूप से अफ्रीका का पौधा था, यहाँ पर तो लाया गया बाद में, है ना। तो प्राकृतिक रूप से यहाँ का नहीं था। अगर आपने इसको सही किया होता तो आप सबसे पहले किसको हटाते? आप बी को हटाते और बी ही आपका उत्तर था, क्योंकि जब हमने इसको गलत कर दिया तो 1 2 3 और 4 हमारा हट गया और बी हमारा उत्तर है, यानी दूसरा और तीसरा सही है। देख रहे हैं आप ऑप्शन किस तरह से सेट किए गए हैं और किस तरह से आपको कंफ्यूज करने का काम किया गया है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, सही बात है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैव डीजल किसी भी फसली कच्चे माल से, जो फसल का वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है, तो बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा और तीसरा हमारा सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी प्रणाली की जब आप बात करते हैं तो क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किस एक नदी में मिलती है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? आपने भी अगर सिंधु नदी तंत्र देखा है, उसके बारे में आपको जानकारी है, तो आप देखते हैं कि जो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जो ये 6 नदियां हैं, या सिंधु नदी की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उसके कौन से हाथ की तरफ, उसके उल्टे हाथ की तरफ, बाई तरफ से जो 5 ट्रिब्यूटरीज मिलती है, नदियां मिलती है, उनमें जो सिंधु के बाद में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये आपस में जो 4 नदियां हैं वो सब सतलज में मिलती है और अकेली सतलज जाकर सिंधु में मिलती हुई नजर आती है, ठीक है ना। तो आपको यही पूछा गया है कि कौन सी नदियां किसी एक नदी में मिलती है और वह एक नदी कौन सी है जो अकेली जाकर सिंधु में मिल जाती है, तो वह सतलज नदी है। जब आप सिंधु नदी को देखते हैं तो झेलम, चिनाब और रावी, यानी ये अगर सिंधु नदी आ रही है तो यहाँ से आ रही है, तो ये झेलम यहाँ पर मिल जाएगी, ये चिनाब है, ये झेलम है, ये चिनाब है, यहाँ पर रावी आकर यहाँ पर मिल जाएगी। और जो सतलज और व्यास है, व्यास तो बहुत पहले से मिल जाती है, सतलज समझो यहाँ से आ रही है, और तो व्यास तो यहीं पर भारत में ही यहाँ पर व्यास मिल जाती है, और ये सतलज है। तो ये सतलज जब है तो यहाँ पर जो चिनाब है सतलज में मिलेगी, और जो सतलज है वह जाकर किस में मिल जाएगी? रावी, सॉरी, सिंधु में मिल जाती है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में 4 नदियों में से 3 नदियां, यानी ये वाली 3 नदियां किसी एक में मिल जाती है, और वह जो चौथी नदी है वह जाकर सिंधु से मिलती है। तो वह चौथी नदी कौन सी है? यह चौथी नदी है सतलज, ठीक है। यूपीएससी ने भी आंसर इसी को माना है। पहले जब आंसर की बात हो रही थी तो कुछ लोग चिनाब को कह रहे थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि चिनाब जो है वह सिंधु की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यहाँ पर यह एक कंफ्यूजन देखा गया कि जब यहाँ पर ये चिनाब मिली और ये सतलज आई, तो इनके मिलने के बाद में यह जो नदी है इसको क्या नाम दिया जाए? कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है इसे पंचनाद कहते हैं, क्योंकि 5 नदियां यहां से मिलती हुई आ रही है, लेकिन पंचनाद तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब हमें कंफ्यूज करता है चिनाब लगाए या सतलज। तो कुछ जगहों पर चिनाब भी बताया गया आंसर, लेकिन यूपीएससी ने जो माना है वह सतलज आंसर है। तो फ्यूचर में भी अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आप सतलज पर टिक करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
ये थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था। लेकिन जो लोग राजस्थान से के आसपास के हैं उनके लिए शायद इजी क्वेश्चन था। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, किनके नाम हैं? भारत के संदर्भ में डीडवाना क्या है, कुचामन क्या है, सरगोल और खाटू क्या है? तो हिमनद। अगर आपको इतना भी पता है ना, डीडवाना तो आपने सुना होगा यार हिस्ट्री पढ़ते हुए। डीडवाना जो प्राचीन स्थलों में जब बात आती है तो आपने सुना होगा, पूरा पाषाण काल से संबंधित एक स्थल है, और आपको पता है ये राजस्थान में है। और राजस्थान में हिमनद का क्या काम? नहीं है तो हटा सकते थे। राजस्थान में मैंग्रोव क्षेत्र नहीं है। रामसर साइट्स हो सकती है, यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये जो नमकीन झीलें हैं, खारे पानी की जो झीलें हैं, उनके नाम ये सब हैं। अगर यहाँ पर सांभर आपको दे देता तो सांभर से तो आप शायद समझ जाते, लेकिन उसने सांभर नहीं दिया, क्योंकि सांभर का तो पता है आपको, थोड़ा सा इजी हो जाता क्वेश्चन। लेकिन इन सब की अगर बात करें, डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू, तो यह भी लवण क्षेत्र है, लवणता की झीलें हैं। ठीक है, नमकीन झीलों की जिसे हम बात करते हैं। ओके, तो डी हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्ण रेखा और वंशधारा, उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो और आपको पता है दो नदियां सही आंसर है, बाकी दो को हमें एलिमिनेट करना है। तो जब आप, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको नागावली और वंशधारा के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने सीरियस अच्छे से तैयारी की है तो, और आपने उनका मैप भी देखा होगा। तो आप देखते हैं कि ब्राह्मणी तो ओडिशा में बहती है मुख्य तौर पर, और ओडिशा में ब्राह्मणी का जो उद्गम होता है वह दो नदियों के संगम से होता है। एक दक्षिणी कोयल है और एक कौन सी, शंख नदी है। एक तो दक्षिणी कोयल नदी है और एक है शंख नदी, और यहां से बहती हुई फिर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन उसका उद्गम जो है वह कहां से नहीं होता, वह उद्गम नहीं होता है पूर्वी घाट से। जो ये पूछ रहा है कि पूर्वी घाट से उद्गम होता है क्या, तो ब्राह्मणी को जब आपने हटा दिया तो आपने दो ऑप्शन हटा दिए। अब आप या तो 3 और 4 या 2 और 4। अब 3 के बारे में, स्वर्ण रेखा भी मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। स्वर्ण रेखा नदी पूर्वी घाट से नहीं निकलती, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ओके, तो जब आप इसको भी हटा देते हैं, इसको भी कहते हैं कि पूर्वी घाट से नहीं निकलती, तो आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है, 2 और 4 सही उत्तर हमारा होता है। तो जो टफ सवाल हमें लग रहे होते हैं उनको भी हम इस तरह से करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये होती है कि हम चाहते हैं कि इतना दिमाग, हम डायरेक्ट यूपीएससी के एग्जाम में जाएंगे और वहां पर हम इतना दिमाग लगा लेंगे। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी होती है टेस्ट सीरीज के दौरान, और जितने ज्यादा आप टेस्ट लगाते हैं उतना ज्यादा आप प्रिपेयर होते हैं इस तरह के एलिमिनेशन के लिए, इस तरह की समझ के लिए। एलिमिनेशन से ज्यादा कहना चाहिए कि इस तरह की समझ जब तक नहीं होगी तो आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब हम बेसिक पढ़ते हैं नदियों के बारे में तो इन नदियों का नाम तो मोटे तौर पर आता ही है जब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के ऊपर चर्चा करना शुरू करते हैं तो। ओके, और नदियों के बारे में आपको मैपिंग अच्छे से कर लेनी चाहिए। जैसे जो बड़े बड़े नदी तंत्र हैं, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र है, इधर ऊपर सिंधु नदी तंत्र है, फिर नर्मदा के बारे में भी है। ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। रावी है, सॉरी रावी तो सिंधु नदी तंत्र का आ जाता है, तो यहाँ पर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और नीचे जो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनके बारे में आपको तंत्र, इनका पूरा तंत्र आपको पता हो। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की छोटी छोटी नदियां हैं, मैप पर उनको इंडिकेट कर लें, उनके उद्गम स्थल आपको पता हो, कहाँ से निकलती है, कौन सी पहाड़ी है, इस तरह की चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। उनका सीक्वेंस भी अगर ध्यान रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। यूपीएससी पिछले सालों में इस तरह के क्वेश्चन पूछता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तर हमें मिल चुका है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक सागर आयोग यानी ग्लोबल ओशन मिशन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं
सी क्षेत्र की, जो महासागर का क्षेत्र है, तो जो हम बात करते हैं कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील हमारा आंतरिक क्षेत्र हो गया, या जो भी हो गया, और ESZ जो हो गया, एक्सक्लूसिव जोन जो हो गया, वो 200 नॉटिकल मील तक हो गया। उससे आगे का जो है वह अंतरराष्ट्रीय जल है, उस पर सभी का बराबर अधिकार है। तो उस जल पर जब हमें खोज करनी होती है, इस खोज करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। इसे हम कहते हैं सीबेड, समुद्र संस्तरीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस लेना होता है। और लाइसेंस प्रदान कौन करता है? लाइसेंस वैश्विक सागर आयोग प्रदान नहीं करता, लाइसेंस प्रदान करता है ISA, इंटरनेशनल सी बेड, यानी सी बेड समुद्र संस्तरीय अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय समुद्र संस्तरीय प्राधिकरण। ठीक है, ISA के द्वारा क्या किया जाता है? यह है आपको लाइसेंस प्रदान किया जाता है अंतरराष्ट्रीय जल में खोज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहला हमने गलत कर दिया, क्योंकि यह लाइसेंस ग्लोबल ओशन मिशन नहीं देता, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। तो इसको हम हटाते हैं, तो फिर से वही है, जैसे इसको हटाया और सब हट गया, 2 और 3 हमारा सही आंसर है। भारत में अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, भारत ने किया है, तो किया है। दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। तो वही रिसर्च तो वही करना है ना, कि हमें क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या चीजें मिलेगी, जो भी वहां पर संसाधन मौजूद है उनका उत्खनन करने के लिए। तो यह बात भी बिल्कुल करेक्ट, 2 और 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़े, 24 तक हम पहुंच चुके हैं, और इसमें 28 क्वेश्चन हमें टोटल देखने को मिलते हैं 2021 में, एनवायरनमेंट और जियोग्राफी से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष या लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, जल दक्ष फसल नहीं पूछ रहा है, जो सबसे कम जल दक्ष, यानी जिसको सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है इनमें से। तो अगर आप देखें तो गन्ने को ही तो सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर वाटर वर्षा होती है, वहां पर गन्ना आसानी से उगाया जा सकता है। तो गन्ना को बहुत ज्यादा पानी की होती है इनके कंपैरिजन में। बाजरा तो आपको पता है राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्र में उग जाता है, तो बाजरे को तो बहुत कम होती है, रेड ग्राम को भी नहीं होती, अरहर को भी और सूरजमुखी को भी कंपेरेटिवली कम पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना यहाँ पर मुझे लगता है इस इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों की को अधिक उष्ण करती है। तो व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि ये 0 डिग्री रेखा आप मान लीजिए, इसके ऊपर नॉर्थ साउथ में लगभग एक, अगर मोटा मोटा हम देखें तो 23.5 डिग्री ही मान लेते हैं। ये कर्क रेखा समझिए, और यह है मकर रेखा, और यह है विषुवत रेखा हो गई। यहाँ पर जो हवा चलती है वह किस तरह से चलती है, यह पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये महाद्वीप हो गया, और ये भी महाद्वीप हो गया, बीच का हिस्सा आप समझिए ये वाटर है, महासागर है। अब पहले तो बिल्कुल बेसिक आइडिया लगाइए, अगर इसे हम महाद्वीप कह रहे हैं तो ये वाला पूर्वी तट है महाद्वीप का, और ये वाला पश्चिमी तट है। ठीक है, ये वाला पूर्वी तट है और ये वाला पश्चिमी तट है। लेकिन अगर हम बात करें महासागर की, तो ये वाला पूर्वी तट है महासागर का, और ये वाला तट महासागर का पश्चिमी तट है। क्योंकि महाद्वीप और महासागर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये बात आपको समझ में आ गई। जब, और एक बात आपको पता है कि सूरज की रोशनी वर्ष भर यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर गर्मी अच्छी खासी रहती है। ठीक है सर, गर्मी रहती है क्योंकि सूरज लगातार चमकता है।
यहाँ पर जो व्यापारिक पवन चलती है वो इस तरह से चलती है। व्यापारिक पवन इस तरह से चलती है और यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से। बताइए कौन सा नियम लग रहा है? ठीक है, इस तरह से। तो क्या होगा, इधर के पानी को, आपको पता है कि पानी गर्म तो हो रहा है क्योंकि अब सूरज वर्ष भर यहाँ पर चमक रहा है, तो पानी तो यहाँ का गर्म है। पवन क्या करती है, इधर के पानी को इधर धकेलती है इस तरफ। तो क्या हो रहा है, गर्म पानी जो है वह सारा इकट्ठा हो रहा है पश्चिमी तट पर। किसके पश्चिमी तट पर? महासागर के पश्चिमी तट पर। और यहाँ क्या होगा, जब पानी यहाँ पर धकेला जा रहा है तो नीचे से ठंडा पानी यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम, जो महासागरीय धाराओं का संचालन होता है उसमें भी बड़ी भूमिका होती है व्यापारिक पवनों की। तो यहाँ पर पश्चिमी तट जो है वह गर्म हो रहा है क्योंकि सारा गर्म पानी कहाँ पर आ रहा है? महासागर के पश्चिमी तट पर। अगर महाद्वीप कह देगा तो आप कहोगे महाद्वीप के पूर्वी तट पर। यह सवाल में क्या कह रहा है? महासागरों के पश्चिमी खंड की बात कर रहा है। तो सारा गर्म पानी महासागरों के पश्चिमी खंड पर आ रहा है तो यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो हम कहते हैं 23.5 से 23.5 का क्षेत्र है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, व्यापारिक पवन, ये व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड को अधिक उष्ण बनाती है। पूर्वी खंड की तुलना में गर्म पानी सारा इधर आ रहा है तो ये ज्यादा गर्म हो गया, ये थोड़ा कम गर्म रहेगा कंपेरेटिवली, क्योंकि नीचे से ठंडा पानी आ रहा है। जैसे जैसे हवा के कारण ये पानी इधर आ रहा है, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, ये भाग ठंडा, ये भाग गर्म। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शीतोष्ण क्षेत्र में, अब शीतोष्ण क्षेत्र में इसका उल्टा हो जाएगा, जब पवनें इस तरह से चलेगी तो इस तरह से चलेगी तो गर्म पानी को इधर, जो भी थोड़ा बहुत गर्म रहेगा वह इधर जाएगा और इधर ठंडा पानी हो जाएगा। तो शीतोष्ण क्षेत्र में यहाँ पर गर्म ज्यादा रहेगा, यानी पूर्वी तट गर्म रहेगा, पश्चिमी तट ठंडा रहेगा। तो ये यही कह रहा है कि शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी खंडों की तुलना में पूर्वी खंड अधिक गर्म होते हैं, अधिक उष्ण होते हैं। तो यह भी सही है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और मैंने कोशिश की है समझाने की, और वैसे इतनी सी जगह पे शायद समझा पाना थोड़ा कठिन था, लेकिन क्वेश्चन को हम शायद समझ पाए होंगे इस बात से। तो हमारे बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों करेक्ट हैं। सही हमसे पूछा है तो बी सी हमारा सही उत्तर होगा, पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल सही जवाब हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। जलवायु अनुकूल कृषि, यानी जो जलवायु में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुसार आप कृषि करते रहिए। जलवायु अनुकूल कृषि हो गई। 27वां क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूल कृषि यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की क्या क्या तैयारियां हैं? भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम यानी विलेज, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन एवं कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFC द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। सही बात है। CCAFC परियोजना, ये जो परियोजना है अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह यानी CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। सही बात है। भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी ICAISAT, कितने बड़े बड़े नाम हैं, टी, CGIAR यानी CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। देखिए लैंग्वेज बहुत टफ है, बिल्कुल 100% करंट अफेयर से रिलेट करता है और तीनों स्टेटमेंट सही है। अब आपको तैयार करना है जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में। हो सकता है प्रीलिम्स में आ गया तो मेंस में भी पूछा जा सकता है ना।
जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, किस तरह से इसकी चीजें हैं, क्या क्या पहल हो रही है सरकार के द्वारा, जमीनी स्तर पर किस तरह के काम है इनके बारे में, प्रभाव क्या पड़ेगा, किस तरह से कृषि में अनुकूलन आ सकता है, इस सब के बारे में आपको चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आंसर की अगर हम बात करें तो डी हमारा आंसर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। यह है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा। हम बात करते हैं पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवों यानी बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है, ढकी हुई होती है बिल्कुल, क्योंकि जो पत्ते गिरते हैं बिल्कुल उनसे ढकी हुई हो जाती है कहीं पर। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ जो होते हैं उसके अलावा बहुत ज्यादा प्रकारों के पौधे भी होते हैं। आरोहण द्वारा या अधिपादन एपीफाइट के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। इस तरह यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है। इसको 2 बार 3 बार पढ़िए। आपने अगर जलवायु प्रदेशों की विशेषताएं पढ़ी होगी तो आप बहुत आराम से लगा दोगे। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में बात कर रहा है। बहुत ज्यादा वन होते हैं, पत्तियां इतनी ज्यादा होती है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, उनके सड़न गलन के कारण ह्यूमस वहां पर बहुत ज्यादा होती है, पत्तियां बिछी हुई रहती है, जमीन को पूरी तरह से ढकी हुई रहती है ना। विविधता बहुत ज्यादा होती है, पेड़ों की जड़ शाखाओं पर जड़ें जमाती हैं। इस तरह के देखे होंगे आपने बड़े बड़े जंगलों में, मूवीज में देखा होगा एटलीस्ट। तो वो कहाँ की विशेषताएं है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में यह बात करता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको चीजें समझाने में सफल रहा हूं और आपको चीजें समझ में भी आ रही है। आपके कुछ सुझाव हैं, कोई अप्रिसिएशन है, कोई सजेशन है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप नॉर्मली भी कमेंट कीजिए अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। लाइक कर दिया करो और दोस्तों में जरूर शेयर करो ताकि सभी की तैयारी बेहतर हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। इसी का जो 2020 का पार्ट होगा उसमें बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पीवाईक्यूज को टाइम आपने दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा दिया, अच्छी बात है। अब वापस से करंट अफेयर्स को टाइम दीजिए और अपने थोड़े बेसिक पार्ट को भी टाइम दीजिए। अपनी तैयारी को इस तरह से डिवाइड करके पढ़िए तो आप बहुत आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। अगर आप डायरेक्शन में टारगेटिव होते हुए चीजों को करते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ठीक है, तो अपने इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।